हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज से हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, किस कारण से ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प ढूंढना है। पहला है नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी बिना, केवल कंपन रहित वस्तु, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपन नहीं कर रही है, जो वाइब्रेशन नहीं कर रही है। बी है वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपन करती है या नहीं करती, वो भी आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। सी वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड, यानी कंपन का ध्वनि से कोई संबंध नहीं है, यानी वस्तु चाहे कंपन करे ना करे, कुछ जो है ध्वनि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी केवल कंपन वाली वस्तु। तो आपसे कहा गया है कि साउंड या ध्वनि कैसी वस्तुओं से उत्पन्न होती है। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उससे ध्वनि उत्सर्जित होती है। कैसे होती है? हम जो आपका ढोलक है या तबला है, उसको हाथों से हिट करते हैं। हिट करने के बाद जो उसकी मेम्ब्रेन या जो उसकी झिल्ली होती है, वो आगे पीछे क्या करती है? कंपन करती है, वाइब्रेशन करती है। इस वाइब्रेशन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है तो कैसे हुई? हाथों से वस्तु को पीटने के कारण झिल्ली कंपन करने लगी, कंपन के कारण यहाँ पे ध्वनि उत्सर्जित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि साउंड किसके द्वारा, यानी ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जो ध्वनि है वो कंपन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे दी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी केवल कंपन वाली वस्तु। ठीक है, तो सिर्फ केवल कंपन वाली वस्तुओं के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, कंपन के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा ऐसा, ठीक है, मोशन है जिसे कंपन, जो है कंपन के लिए आप जिसका उपयोग कर सकते हैं। वाइब्रेशन मोशन यानी, या वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपन गति। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी अनुवादात्मक गति। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। चौथा है नन ऑफ दीज। तो अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, आपने उसे खींचा, खींचने के कारण वो आगे पीछे इस तरीके से गति करने लगी, आगे पीछे गति करने लगी। आगे पीछे गति करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, कंपन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वाइब्रेशन या कंपन प्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप जो है, जब आप इसे स्ट्रिंग को खींचते तो आगे पीछे जब गति करती है तो वो एक प्रकार की दोलन गति भी होती है। वाइब्रेशन के साथ साथ आप इसे दोलन गति भी कहते हैं। तो जो वाइब्रेशन है उसको हम दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होगा, यानी ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाइब्रेशन है उसे हम दोलन गति भी कहते हैं, यानी ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आवृत्ति को हम किसमें व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। पहला है किलोमीटर, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है ग्राम और चौथा है डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ए ऑप्शन की, यानी किलोमीटर। किलोमीटर की अगर बात की जाए, इसे आप जो है km से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका मात्रक है? ये बेसिकली दूरी या डिस्टेंस का मात्रक है। दूरी है या डिस्टेंस है, इसका ये मात्रक है। ठीक है, तो km से आप रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर, तो ये दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का ये मात्रक है। ठीक है, तो किलोमीटर जो है ये आपका दूरी का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें ग्राम की, जिसे आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राम के माध्यम से आप किसे दर्शाते हैं? द्रव्यमान यानी मास। और ये क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है, यानी जो मास होता है उसका ये मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, तो डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान या टेम्परेचर का मात्रक है। ठीक है, तो आप दूरी को किलोमीटर में दर्शाते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में दर्शाते हैं, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में दर्शाते हैं। वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात करें, तो इसे आप हर्ट्ज में दर्शाते हैं। यानी आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, हर्ट्ज, जिसे आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है आपका किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, When the amplitude of vibration is large, sound produces, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे आपसे बात की गई है कि जब वाइब्रेशन बेहद ज्यादा हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो किस प्रकार की ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न होती है। पहला है नो साउंड, यानी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। बी है फीबल, यानी मंद ध्वनि उत्पन्न होती है। सी है लाउड, यानी प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। और डी है नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, यानी आयाम और ध्वनि के बीच कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है या आयाम है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो इसका रिलेशन आपने किसके साथ देखा था? ध्वनि के बारे में, कि ऐसी ध्वनि लाउड होती है, यानी जो है प्रबल होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा प्रबल ध्वनि, जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी मंद ध्वनि। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी लाउड यानी प्रबल ध्वनि। ठीक है, तो प्रबल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप एक और जानते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, यानी उतनी ज्यादा तीक्ष्ण ध्वनि होगी। ठीक है, तो तीक्ष्णता जो है वो आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है, और प्रबलता किसके ऊपर निर्भर करती है? आयाम के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, मनुष्य जो है, मनुष्य के सुनने की सीमा होती है। ठीक है, मनुष्य की जो सुनने की सीमा होती है वो कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। पहला है 200 से 2000 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज, सी है 2 से 20,000 हर्ट्ज और डी है 2000 से जो है आपका 2 लाख हर्ट्ज। तो आप ये जानते हैं कि वो रेंज जिसमें जो है, जिस रेंज को मनुष्य या मानव कान सुन सकता है उसको हम क्या कहते हैं, श्राव्य ध्वनि, यानी ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, इसकी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज इसकी रेंज होती है। अब यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है यही आपको दर्शाता है कि जो आप जो है आवृत्ति होती है उसकी जो रेंज होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी वॉइस बॉक्स को और क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्टमक यानी पेट, बी है हार्ट यानी हृदय, सी है लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र और डी है माउथ यानी मुंह। तो आपसे पूछा गया है कि वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं वॉइस बॉक्स के माध्यम से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो भी हम बोल पाते हैं वो वॉइस बॉक्स के कारण ही होता है। तो हम वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र कहते हैं, यानी आपका जो आंसर है वो सी है, लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक हर्ट्ज बराबर है 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, पहला है 1 वाइब्रेशन पर मिनट यानी 1 वाइब्रेशन प्रति मिनट, बी है 10 वाइब्रेशन प्रति मिनट, सी है 60 वाइब्रेशन प्रति मिनट और डी है 600 वाइब्रेशन प्रति मिनट। यानी ए है 1 कंपन प्रति मिनट, बी है 10 कंपन प्रति मिनट, सी है 60 कंपन प्रति मिनट और डी है 600 कंपन प्रति मिनट। यहाँ पे आपको एक हर्ट्ज के बारे में पूछा गया। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/T होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जानते हैं कि एक हर्ट्ज जो है वो बराबर होता है किसके, ठीक है, 1 इनवर्स सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे आपको जो वाइब्रेशन बताना है वो कंपन प्रति मिनट में बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें से कंपन प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कंपन, ठीक है, या एक वाइब्रेशन, 1 हर्ट्ज हो गया एक वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, अब
यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 60 वाइब्रेशन करते हैं, यानी कंपन कितनी है 60, और वो कितने टाइम में हो रहा है 60 जो है मिनट में, सॉरी अगर वो क्या हो रहा है कि 60 कंपन जो है आपके 1 मिनट में हो रहा है, कि 60 कंपन किस में हो रहा है 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड के, ठीक है। तो 60 वाइब्रेशन प्रति 60 सेकंड आपका 1 हर्ट्ज होगा, और 60 सेकंड कितना होता है आपका 60 सेकंड जो है वो आपका 1 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो 1 हर्ट्ज होगा वो 60 वाइब्रेशन प्रति मिनट होगा, यानी 60 कंपन प्रति मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो आपका आंसर सी होगा 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। किसी पिंड का उसकी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है। यानी कोई पिंड है वो वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है, मीन पोजीशन में है, और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या जो अधिकतम विस्थापन है वो इतना है। तो इसको हम क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम जो आपका ग्राफ फॉर्मेट होता है उसमें अगर हम देखें तो मान लीजिए वस्तु है, उसका कंपन कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पहला है एम्पलीट्यूड यानी आयाम, बी है ऑसिलेशन यानी दोलन, सी है पीरियोडिक मोशन यानी आवर्धिक गति, और डी है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बारे में बात करें तो 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं वही फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाती है। यानी अगर 1 सेकंड में 60 बार किसी वस्तु ने कंपन किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है या विस्थापन किया है बेसिकली, या बेसिकली दोलन किया है, तो हम कहेंगे कि 60 उसका क्या है फ्रीक्वेंसी है, 60 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद हम पीरियोडिक मोशन की बात करें तो पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन या ऐसी गति होती है जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है। ऑसिलेशन दोलन, दोलन यही हुआ कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन में जो आपका क्या होता है विस्थापन होता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन आपका ऑसिलेशन हो जाता है, ठीक है। मेन पोजीशन से आगे और पीछे यहाँ पे दोलन करना ही ऑसिलेशन कहलाता है। और अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी जो आपका मेन पोजीशन है मध्य स्थिति से उससे अधिकतम विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया था। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी किसी पिंड का उसकी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है, यानी आपको बताना है कि आवृत्ति को किस में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके किलोमीटर, ठीक है, दूसरा है हर्ट्ज, सी है ग्राम, डी है डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किलोमीटर, किलोमीटर किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है किलोमीटर, आपका डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक
ठीक है। तो आप डिस्टेंस यानी जो दूरी होती है उसे आप किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो दूरी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम की बात करें तो इससे आप किसे दर्शाते हैं? मास, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को आप किस में दर्शाते हैं? ग्राम में दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड को आप किस में दर्शाते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को आप डिग्री सेंटीग्रेड में दर्शाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। यानी तापमान की यूनिट क्या है आपकी? डिग्री सेंटीग्रेड। हर्ट्ज की बात करें, हर्ट्ज को आप पर सेकंड भी कह सकते हैं, के बराबर होता है। और ये जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक है, यानी आप आवृत्ति को पर सेकंड या हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने की बात की गई है, तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो बी यानी हर्ट्ज क्या है, इसका आंसर है। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ मैन इज हैवी कंपेयर टू अ वुमेन बिकॉज पुरुष आवाज स्त्री की तुलना में भारी होती है, क्यों? पहला ऑप्शन है फीमेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर, यानी महिला का जो स्वर रिज्जु होता है वो लंबा होता है। बी है मेल वोकल कॉर्ड इज शॉर्टर, यानी पुरुष स्वर रिज्जु छोटा होता है। सी है मेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर, यानी पुरुष स्वर रिज्जु लंबी होती है। डी है द कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड, अवधारणा संबंधित नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो मेल होते हैं या पुरुष होते हैं उनकी आवाज फीमेल की तुलना में भारी क्यों होती है, यानी बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उनकी पिच कम क्यों होती है। आप ये जानते हैं कि जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं या बोलते हैं वो वॉइस बॉक्स के कारण होता है। उसमें आपके पास क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स जो है आपकी उनके जो है अगर वो पतली है, ठीक है, पतली है और टाइट है तो आवाज अलग तरीके की निकलती है। अगर वो थिक है, मोटी है और ढीली है तो अलग प्रकार की यहाँ पे आवाज निकलती है। हमने ये पढ़ा है कि जो फीमेल होती है उनकी जो है वॉइस कैसी होती है? उसकी पिच ज्यादा होती है, तीखी आवाज होती है। वहीं मेल की कैसी होती है? थोड़ा बैठी हुई या फिर फ्लैट आवाज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा वोकल कॉर्ड के कारण होता है, ठीक है, स्वर रिज्जु के कारण होता है। फीमेल में यानी महिलाओं में जो स्वर रिज्जु या वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो लंबी होती है, पतली और लंबी होती है, ठीक है, सॉरी छोटी होती है। वहीं मेल की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होती है? लंबी होती है। अब वोकल कॉर्ड्स के कारण ध्वनि अलग प्रकार की निकलती है, इसीलिए जो मेल की जो आवाज होती है वो थोड़ा फ्लैट होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेल की वोकल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है, फीमेल की छोटी होती है। और जितनी छोटी होती जाएगी उतना आपकी आवाज तीखी या तीक्ष्ण हो जाएगी। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी आवाज भारी क्यों होती है फीमेल की कंपैरिजन में? तो इसका रीजन है कि जो मेल की जो वोकल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है, यानी पुरुष की स्वर रिज्जु लंबी होती है, यानी आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों हमने आज जो है जो आपका चैप्टर है साउंड, इसकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा।
इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके आगे के जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।